Hello YouTube family, welcome back to Nusrat Learning. My name is Anjali Rajans. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रोनाउन का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसका पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ लिया था। वीडियो अगर मिस कर दिया है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और पहले वो वीडियो देखिए, बिकॉज तभी आपको आज की वीडियो समझ आएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्रोनाउन के बचे हुए टाइप्स डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। So without further ado, let's get started. Guys, अभी तक हमने ये सीखा है कि जो प्रोनाउन है वो स्पीच का एक पार्ट है। नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं, और प्रोनाउन के हम 9 टाइप्स मतलब 9 प्रकार डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रकार पर्सनल प्रोनाउन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन Demonstrative pronouns are those pronouns which are used to point out people or thing। मतलब demonstrative pronouns में हम उन शब्दों को रखते हैं जिनका यूज किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए किया जाए, जैसे यह, वह, ये, वो। मतलब देख रहे हैं, जिन वर्ड्स का यूज हम किसी की तरफ इशारा करने के लिए कर रहे हैं उन शब्दों को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस, दैट, दीज, दोज, इन वर्ड्स को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की लिस्ट में काउंट करते हैं। कोई चीज अगर एक है और पास में है तो उसके लिए हम लगाते हैं दिस, और अगर कोई चीज एक है, संख्या में एक है लेकिन दूर है, तब हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है, मतलब अनेक चीज़ों, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन वो पास में है, तो हम दीज लगाएंगे। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, अनेक हैं लेकिन दूर हैं, तो हम उनके लिए दोज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, यह मेरा पेन है। अब पेन एक ही है और पास में भी है, तो इसके लिए जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस, दिस इज माई पेन। यहाँ दिस का यूज़ किया गया क्योंकि पेन एक ही है और पास में भी है, इसलिए दिस का यूज किया गया। उसी तरह वह तुम्हारी किताब है, दैट इज योर बुक। दैट, क्योंकि बुक किताब है तो एक लेकिन दूर है, तो इसलिए दैट का यूज किया गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये किताबें मेरी हैं, दीज आर माई बुक्स। यहाँ दीज का यूज होगा क्योंकि किताबें पास में हैं और बहुत सारी हैं। नेक्स्ट है, वे आम है, दोज आर मैंगोज। यहाँ दोज का यूज किया गया क्योंकि आम, मैंगोज, बहुत सारे आम हैं, बहुत सारे आम की बात की जा रही है और वो दूर हैं। तो जब हम किसी ऐसी चीज़ की बात करें जो दूर है और संख्या में ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो हम दोज का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ पास में है लेकिन एक है तो आपको दिस लगाना है। कोई चीज़ अगर एक है लेकिन दूर है तो दैट का यूज करना है। लेकिन अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ों की, अगर वो पास में है तो दीज, और अगर वो दूर हैं तो दैट, दोज। तो दोज। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसिडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। मतलब जो प्रोनाउन किसी ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करे, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को सूचित करे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, नीदर, ईदर, एनी। एग्जाम्पल देखिए, हम में से प्रत्येक, हर कोई बुद्धिमान है। ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को सूचित किया गया है, हर एक, प्रत्येक, मतलब ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट। इसका मतलब ईच क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आप में से कोई एक जा सकता है। ईदर ऑफ यू कैन गो। मतलब दोनों में से कोई एक जा सकता है, कोई भी हो सकता है, वो दोनों को कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पर। ईदर ऑफ यू कैन गो, ईदर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि दोनों की तरफ संकेत किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, दोनों में से किसी भी लड़के ने पुरस्कार नहीं जीता। नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज वॉन द प्राइज। मतलब दो बॉयज हैं, उन दोनों को कंसिडर किया जा रहा है, दोनों में से किसी ने भी प्राइज नहीं जीता, तो नीदर क्या हुआ, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि दोनों की तरफ संकेत किया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी ग्रुप के, किसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को सूचित करे, उनकी तरफ संकेत करे एक तरह से, या उनको सूचित करे, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं।
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट है, इसे देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर, एक वचन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। जैसे देखिए, ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट। अस वैसे तो प्लूरल है, बट इसके साथ वर्ब कौन सी लगी है? इज, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैज वॉन द प्राइज। टू बॉयज प्लूरल है, बट इसके साथ वर्ब कौन सी लग रही है? हैज, मतलब कि सिंगुलर वर्ब लग रही है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सिंगुलर सेंस में यूज किए जाते हैं, सिंगुलर नंबर, एक वचन के रूप में, और इनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी सिंगुलर वर्ब होती है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे तुम कौन हो, हु आर यू। यहाँ पर हु का यूज, रेड पेन, यहाँ पर हु का यूज प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, तो ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, तुम किसे पसंद करते हो, whom do you like। यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम कौन कर रहा है? whom। अच्छा, एक चीज और, क्या हम यहाँ पर किसी की जगह किसी का नेम लिख सकते हैं? whom do you like, तुम किसे पसंद कर सकते हो। किसे की जगह हम किसी का नाम बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो ये एक प्रोनाउन तो है, और कौन सा प्रोनाउन है? प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना, तो ये एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारी किताब कौन सी है, विच इज योर बुक। विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन है? व्हाट। प्रश्न पूछने का काम कर ही रहा है, साथ में हम यहाँ पर इन वर्ड्स की जगह किसी का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये प्रोनाउन है, और कौन से प्रोनाउन है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नोट देखिए, हु का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है, whom का यूज एज एन ऑब्जेक्ट किया जाता है, whose का यूज पोजेशन, अधिकार शो करने के लिए किया जाता है, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। व्हाट और विच का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह किया जाता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेशन में कोई भी कंफ्यूजन है तो लास्ट वीडियो आपने देखी ही होगी, प्रोनाउन पार्ट 1। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इस तरह ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं और उन शब्दों की जगह हम किसी का नाम लिख सकते हैं, उन शब्दों को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। A pronoun that refers to non-specific beings, object और places। अनिश्चित सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात नहीं करेगा, किसी अनिश्चित के बारे में बताएगा। आपको एग्जाम्पल से ये अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, यहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया और कुछ नहीं पता है कि किसने चुराया, किसी ने, कोई भी हो सकता है, वो अनिश्चित है, ठीक है। Someone has stolen my purse। यहाँ पर someone का यूज किया गया है। क्या हम someone की जगह किसी का नाम लिख सकते हैं? कोई भी नाम आ सकता है। तो ये प्रोनाउन तो है, बट कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट, अनिश्चित, कुछ नहीं पता किसने चुराया। नेक्स्ट देखिए, कब दूसरों को कभी गाली मत दो, या दूसरों के बारे में कभी बुरा मत बोलो। नेवर अब्यूज अदर्स। अदर्स इंडेफिनिट है, नहीं पता चल रहा किसके बारे में बात हो रही है, तो अदर्स ये भी क्या है? ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। आई वॉन्ट टेल योर सीक्रेट टू एनीवन। एनीवन, क्या यहाँ किसी का नाम लिख सकते थे हम? बिल्कुल लिख सकते थे, किसी का भी नाम लिखा जा सकता है। तो किसी के नाम की जगह यूज हो रहा है ये, तो प्रोनाउन तो है, लेकिन कैसा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है ना कि किस एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है। एवरीबडी लव्स टू ईट पिज्जा। पिज्जा खाना सबको पसंद है, सबको, मतलब एवरीबडी। इंडेफिनिट, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं हो रही है, बट किसी के नाम की जगह यूज हो रहा है, तो ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे वर्ड्स जो किसी के नाम की जगह यूज हो रहे हैं प्रोनाउन होते हैं, लेकिन अगर किसी अनिश्चित के बारे में बात की जाए, जैसे कि समवन, मैनी, समबडी, एनीबडी, अदर, ऑल, नोबडी, इस टाइप के वर्ड्स क्या होते हैं? ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन। It is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun। ऐसे प्रोनाउन जो किसी क्लॉज या फ्रेज को किसी नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करते हैं, बेसिकली जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बेटर समझ आता है। 2 सेंटेंसेस बोलती हूँ मैं। यह है एक लड़का है, यह पढ़ाई में मेरी मदद करता है, ठीक है। दिस इज अ बॉय,
he helps me in study। अब ये दो सेंटेंसेस को मैंने एक बना दिया। दिस इज अ बॉय हु हेल्प्स मी इन स्टडी। यहाँ पर ये वर्ड देख रहे हैं हु, इसने क्या किया, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, जोड़ने का काम किया। तो ये क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने वो बुक पढ़ ली है जो तुमने मुझे दी थी। आई हैव रेड द बुक दैट यू गेव मी। यहाँ दो सेंटेंसेस थे, मैंने वह बुक पढ़ ली है, दूसरा सेंटेंस है तुमने मुझे दी थी। ठीक है, इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया है दैट। आई हैव रेड द बुक दैट यू गेव मी, मैंने वह बुक पढ़ ली है जो तुमने मुझे दी थी। तो दैट क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो जो प्रोनाउन जोड़ने का काम करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे who, whom, that, which, etc. नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल एक्शन, मतलब जो आपसी संबंध, परस्पर संबंध को बताते हैं। और ये सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक तो ईच अदर, दूसरा वन अनदर। ईच अदर दो के लिए यूज किया जाता है और वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि A and B are talking to each other। A और B दो हैं, दो कोई भी दो बॉयज हो सकते हैं, दो गर्ल्स, सपोज दो व्यक्ति हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। अब दोनों ही बात कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअल एक्शन है यहाँ पर, A भी बात कर रहा है, B भी। ठीक है, तो A and B are talking to each other। each other क्या है, ये है एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, the girls helped one another। जो लड़कियां हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे की मदद की। अब पहली बात, एक दो से ज्यादा है इसलिए हमने वन अनदर का यूज किया। दूसरी चीज, म्यूचुअल एक्शन से हो रहा है काम, मतलब सभी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो म्यूचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस तरह ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। When the action of the subject reflects upon itself, it is called a reflexive pronoun। मतलब जो करता है, जो सब्जेक्ट है, जो काम को कर रहा है, उसके द्वारा किया गया काम है, उसका रिफ्लेक्शन उस पर खुद पर ही पड़ रहा है। जैसे मैंने खुद को ही चोट पहुंचा ली, I hurt myself। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, I, काम को करने वाला I है, सब्जेक्ट है, और उसने जो काम किया उसका रिफ्लेक्शन खुद पर ही पड़ गया, I hurt myself। तो myself क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरह he enjoyed himself, उसने खुद ने ही enjoy किया, himself। we hid ourselves, हमने खुद को छुपा लिया। तो यहाँ पर ourselves, इस तरीके के जो वर्ड्स आएंगे ना इस टाइप के, myself, himself, herself, yourself, yourselves, themselves, etc. ये सभी हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का इम्पैक्ट उस पर खुद पे ही पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। हमारा लास्ट प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन जोरदार प्रोनाउन, मतलब कि जो नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालने का काम करेगा। इट इज अ फॉर्म दैट एड्स एम्फेसिस टू अ स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट में एम्फेसिस को ऐड कर देता है। एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ विल लिफ्ट द बंडल, मैं इस बंडल को खुद उठाऊंगा, मतलब कोई काम खुद करूंगा मैं, जोर दिया जा रहा है ना। यू योर सेल्फ कैन स्टडी, तुम खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज स्लेट, उसने अपनी स्लेट खुद तोड़ दी। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे कि ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे ही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी तो यही होता है, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं, इसमें भी यही आ रहे हैं। फर्क ये है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वर्ड्स आ जाएं तो आप एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे, और अगर सेंटेंस के एंड में आते हैं तो आप उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, तो इस तरह हमारा प्रोनाउन का टॉपिक पूरी तरह खत्म होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इनको याद कैसे रखेंगे। टोटल 9 टाइप्स हैं इसके, कैसे हम इसको मेमोराइज करेंगे। आपको एक ट्रिक ये मैं बता सकती हूँ कि P से नंबर 1 पे पर्सनल प्रोनाउन, वो तो 1 पे है ही। नेक्स्ट आता है D से 2 प्रोनाउन है आपके, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर I से आता है, I से भी आपके 2 प्रोनाउन हैं, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनाइट। देन R से आपके 3 प्रोनाउन आएंगे, रिलेटिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव। लास्ट आएगा E से, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इस तरह कोई भी ट्रिक लगा के आप इनके नेम याद कर सकते हैं, और इन्हें पहचानना कैसे है वो आप सीख ही चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है कि प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, एवरीथिंग। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन है,
पूछिए और मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।